हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है जिनके पास DU में सेमेस्टर 2 में सब्जेक्ट है इंडिया फॉरेन पॉलिसी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, जहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट नंबर 2 के बारे में। तो यूनिट नंबर 2 को हम दो पार्ट में डिस्कस करेंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में हम डिस्कस करेंगे एक तो इंडिया और यूएसए का रिलेशन जो है वो किस प्रकार का रहा है, और इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे इंडिया और USSR के रिलेशन के बारे में। ठीक है, दूसरा जो पार्ट है हमारा पार्ट बी, वहां हम डिस्कस करेंगे इंडिया और चाइना के रिलेशन के बारे में। तो ये दो अलग अलग रिलेशंस हैं जिनको हमें पार्ट ए पार्ट बी यूनिट नंबर 2 में डिस्कस करना है। ठीक है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है वो भी इम्पैक्ट होती है, तो इसलिए फॉरेन पॉलिसी में रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इंडिया और यूएस के रिलेशन के बारे में, जिसको मैं दो पार्ट में बनाऊंगा, एक ये वीडियो और एक नेक्स्ट वीडियो। दोनों ही वीडियो में हम इंडिया और यूएस के रिलेशन को कवर करेंगे, और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर PDF। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836333 हमें व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं इंडिया और यूएस के रिलेशन के साथ। तो जो हमारा यूनिट नंबर 2 है वो है क्या, चेंजिंग रिलेशन विद ग्लोबल पावर्स। यानी कि जो ग्लोबल पावर्स हैं उस टाइम पे दो ही पावर सबसे ज़्यादा थी, एक USA और एक USSR, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, बाइपोलर वर्ल्ड बोलते थे हम उस टाइम पे। अब तो मल्टीपोलर है, ठीक है, दुनिया भर की बहुत सारी पावर्स हैं। तो फ्रॉम पोस्ट कोल्ड वॉर एरा, और ये हम देखते आ रहे हैं पोस्ट कोल्ड वॉर एरा से। तो ए पार्ट हमारे पास क्या है, इंडिया एंड यूएस। एक तो हम बात करेंगे इंडिया और यूएस के बारे में, दूसरा हम बात करेंगे इंडिया एंड रशिया के बारे में। तो ये दो हमारे पास क्या रहेंगे, इस कंप्लीट ए पार्ट के टॉपिक रहेंगे, और इंडिया एंड यूएस के रिलेशन को भी हम दो वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब समझते हैं सबसे पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव, यानी कि इस कंप्लीट चैप्टर को हम क्यों स्टडी कर रहे हैं और क्या क्या हमें सीखने का मौका मिलेगा इस कंप्लीट चैप्टर के अंदर। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, तो पहला ऑब्जेक्टिव है कॉम्प्रिहेंड द पोस्ट कोल्ड वॉर बायलैटरल टाइज बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स। एक तो हम देखेंगे कि जो पोस्ट कोल्ड वॉर है, ठीक है, उससे पहले इंडिया और यूएसए के हालात कैसे थे, ठीक है, और इसके अलावा एज वेल एज दोज फॉलोइंग सितंबर 11 अटैक्स एंड राइजिंग इंडिया एज अ स्ट्रेटेजिक ऑप्शन फॉर यूनाइटेड स्टेट्स। और फिर हम सितंबर 11 में जो अटैक हुआ था उसके बारे में भी काफी डीप में बात करेंगे, पर ये बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम हमारे इंडिया का रिलेशन कैसा रहा यूएस के साथ, हमें वो भी डिस्कस करना होगा। दूसरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, लर्न अबाउट इंडो सोवियत टाइज, यानी कि जो इंडिया है उसका सोवियत यूनियन से कैसा रिलेशन रहा है, यानी कि सोवियत यूनियन उस टाइम बोलते हैं USSR को, उनसे कैसा रिलेशन रहा है फॉलोइंग द फॉल ऑफ USSR, खासकर जब USSR का फॉल हो गया, यानी कि जब USSR डिसइंटीग्रेट हो गया और उसके बाद सारी पावर कहाँ चली गई, रूस के पास, रशिया के पास, एंड अ न्यू डिवाइड्स दैट फॉलोड। तो अब समझते हैं सबसे पहले इंडियाज रिलेशनशिप विद USA, यानी कि इंडिया का रिलेशन USA से किस प्रकार का रहा है पास्ट में। तो अगर मैं आपको बताऊं, अगर जब हमारा भारत देश आजाद हुआ, हम तब की बात करें तो उस टाइम पे हालात अच्छे नहीं रहे इंडिया के USA के साथ। उसके बहुत से कारण रहे। एक तो पहला, हम जो हैं किसी भी कंट्री या फिर किसी भी सुपर पावर के साथ अलायंस नहीं बनाना चाहते थे। हमने पढ़ा भी है स्टार्टिंग वाली वीडियो में कि हम जो हैं आज़ादी के टाइम पे फॉलो करते थे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, यानी कि NAM, यानी कि हम किसी भी सुपर पावर के अधीन नहीं जाएंगे, ना ही हम USSR के पार्ट बनेंगे, ना ही हम USA के। और हम सब जानते हैं दोनों की आइडियोलॉजी काफ़ी डिफरेंट थी। अगर मैं USSR की बात करूं तो उनको पसंद था कि सोशलिस्ट नेशन होना चाहिए, सोशलिस्ट वर्ल्ड होना चाहिए, यानी कि हर एक चीज़ जो है वो लोगों के वेलफेयर के लिए होना चाहिए। लेकिन वहीं पे USA का मानना क्या था कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी होनी चाहिए ताकि हम ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत तेजी से कर पाएँ। ठीक है, तो दोनों के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स रहे हैं। ठीक है, लेकिन बाद में हमने क्या देखा कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी ही उभर के आई है, क्योंकि USSR तो क्या हो गई, डिसइंटीग्रेट हो गई। तो भाई जो एक सुपर पावर है वो तो खत्म ही मान लो आप पूरे तरीके से। फिर बिल्कुल एक तरह से आप यूँ मान लो कि एक ही सुपर पावर रह गई थी, और आज भी हम जनरली एक ही की बात करते हैं। वैसे अब तो ये मल्टीपोलर वर्ल्ड है, बहुत सी सुपर पावर्स उभर के आई हैं, लेकिन उस टाइम पे फिर एक ही सुपर पावर रह गई थी जिसकी हम बात करते हैं USA की, है ना, जहाँ पे सारी की सारी पावर्स मौजूद हैं, और ज़्यादातर कंट्रीज जो हैं फिर कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को फॉलो भी करने लग गई।
यूएसएसआर के खत्म होने के बाद। तो इंडिया के हालात स्टार्टिंग स्टेज में बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहे यूएसए के साथ, हाँ लेकिन टाइम के साथ सब कुछ ठीक भी होता चला गया, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। इसलिए हम अलग अलग फेजेस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे क्या आता है, इंडिया यूएस रिलेशनशिप इन द एरा ऑफ कोल्ड वॉर, क्योंकि हमें 3 पॉइंट के अकॉर्डिंग बात करने हैं, 3 डिफरेंट टाइम पीरियड और 3 डिफरेंट फेजेस के अंदर हम रिलेशन को डिस्कस करेंगे इंडिया और यूएसए के। तो पहला पॉइंट यही आ गया, इंडिया यूएस रिलेशनशिप इन द एरा ऑफ कोल्ड वॉर, यानी कि ये वो टाइम पीरियड था, ठीक है, जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुई थी या फिर अभी मान लो खत्म की गई थी, जो अमेरिका ने खत्म करी कैसे, हिरोशिमा और नागासाकी यानी कि जापान के ऊपर न्यूक्लियर बम गिरा के, जो कि बहुत ही गलत एक्शन था, ठीक है, लेकिन ये हुआ। अब जो हुआ वो तो पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। और आज भी हम सब जानते हैं कि उस अटैक की वजह से हिरोशिमा और नागासाकी जो इलाका है वो आज भी सफर करता है, वहां के लोग आज भी सफर करते हैं, यानी कि आज भी वहां के लोग जो हैं वो उस इम्पैक्ट को झेलते हैं जो उस टाइम पे हुआ था, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि न्यूक्लियर अटैक कभी भी एक अच्छा अटैक नहीं माना जाता। तो पहला पॉइंट क्या आता है, इंडिया डिफ्यूजन ऑफ एटॉमिक बॉम्ब, यानी कि जब एटॉमिक बॉम्ब गिराया गया था ओवर हिरोशिमा एंड नागासाकी लेड टू स्टार्ट ऑफ एन एरा ऑफ मिसट्रस्ट। अब यहाँ पे एरा क्रिएट हो गया किसका, मिसट्रस्ट का, एंड स्टार्ट ऑफ कोल्ड वॉर, और क्या हो गई, कोल्ड वॉर शुरू हो गई, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, दिस फेज मार्क्ड एन एरा ऑफ पोलराइजेशन। अब यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं पोलराइजेशन का एरा। इंडिया बीइंग अ न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री, और उस टाइम पे इंडिया जो है जस्ट आज़ादी हुई थी, और वर्ल्ड वॉर सेकंड एक बहुत बड़ा रीजन था इंडिया के आज़ाद होने के पीछे। क्यों, क्योंकि उसकी वजह से जो ब्रिटिश आर्मी थी वो कहाँ बिजी थी, वर्ल्ड वॉर 2 को लड़ने में, ठीक है, उसे जीतने में। तो सारे रिसोर्सेज, सारे आर्मी मैन सब के सब जो है ना, सारे आर्म्स वेपन सब वहाँ लगाए गए थे। तो जिस चीज़ की वजह से हमें एक अच्छा मौका मिल गया था कि हम जो हैं वो ब्रिटिश के कंट्रोल से बाहर आ सकते हैं। और यही नहीं, और भी जो अलग अलग स्टेट्स थे, कंट्री थी, ठीक है, जो अंग्रेजों के गुलाम थे, जहाँ पे कॉलोनी बना रखी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, उन सब को क्या मिली, ज़्यादातर को आज़ादी मिल गई थी सिर्फ इस वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। तो अब यहाँ पे कंट्रीज के बीच में जो पोलराइजेशन है वो चालू हो गया। इंडिया बीइंग न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री चूज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बाय अडॉप्टिंग प्रिंसिपल ऑफ नॉन अलाइनमेंट। तो मैंने स्टार्टिंग में बोला वीडियो की कि हमने फॉलो करनी शुरू की थी नॉन अलाइनमेंट, यानी कि हम किसी भी सुपर पावर के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें एक डर भी था। डर किस चीज़ का था कि कहीं फिर से हमारे ऊपर कब्जा ना हो जाए, कोई और कंट्री हमारे ऊपर कंट्रोल ना कर ले। तो उस चीज़ के डर की वजह से हमने नॉन अलाइनमेंट चूज़ किया कि हम ना ही यूएसए का सपोर्ट करेंगे, ना ही हम यूएसएसआर का सपोर्ट करेंगे। तो इट वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ यूएस प्रमोटेड मिलिट्री ब्लॉक एंड सिक्योरिटी अलायंस। और यही नहीं, जो भी यूएस प्रमोटेड मिलिट्री ब्लॉक्स थे एंड सिक्योरिटी अलायंस थे, लाइक साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम SEATO बोलते हैं, सीटो, एंड सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सेंटो, हम दोनों में से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं बने। लेकिन पता है हुआ क्या, यहाँ पे ट्विस्ट वाली बात क्या है कि पाकिस्तान ने इन्हें ज्वाइन किया। जब पाकिस्तान ने इन्हें ज्वाइन किया तो आप ये मान लो कि भाई सिंपल सी बात है, यूएसए है, यूएसए का सपोर्ट या फिर यूएसए की बनाई हुई ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट पाकिस्तान तो कर रही है, लेकिन इंडिया ने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से हुआ क्या, इंडिया और अमेरिका के रिलेशन और ज़्यादा क्या हो गए, खराब हो गए। यूएस के रिलेशन और ज़्यादा क्या हो गए, खराब हो गए यहाँ से। तो कोल्ड वॉर लेड डिफरेंसेस बिटवीन 2 कंट्रीज। तो जो कोल्ड वॉर था, इन्होंने बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस क्रिएट कर दी 2 कंट्रीज के बीच में। वॉज क्लियरली विजिबल ड्यूरिंग हंगेरियन क्राइसिस, ठीक है, इसके अलावा चेकोस्लोवाकिया क्राइस, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना मेंबरशिप इन यूनाइटेड नेशन, कश्मीर प्रॉब्लम, ठीक है, अमेरिका आर्म्स ट्रांसफर टू पाकिस्तान। अब ये देखो अमेरिका के जो आर्म्स थे, मैंने वीडियो में पहले ही बात की है इस बारे में कि जो अमेरिका है वो लगातार अपने आर्म्स वगैरह पाकिस्तान को ट्रांसफर करता रहा है, फाइनेंशियल सपोर्ट करता रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि पाकिस्तान ने उसे स्टार्टिंग स्टेज पे ज्वाइन किया था और यही नहीं सपोर्ट किया था, तो जिस चीज़ की वजह से अमेरिका लगातार पाकिस्तान को सपोर्ट करता रहा है। और इसी के बलबूते जो पाकिस्तान है वो हमेशा इंडिया की तरफ अटैक करता रहा है, चाहे वो टेररिज्म हो, तो बहुत सी चीज़ों की जो दिक्कत है ना वो किसकी वजह से हुई, जो टॉप पे जो बैठे ना कंट्री, चाहे वो अमेरिका हो चाइना हो,
क्योंकि आप कभी देखना अमेरिका डायरेक्टली हमसे लड़ने नहीं आता, ठीक है, भले ही कितनी ना बने हमसे हमारी उससे, ठीक है, वैसे अब तो धीरे धीरे बनती भी हैं, ठीक है, और इसके अलावा चाइना भी डायरेक्टली कभी लड़ता नहीं है। लेकिन इन लोगों ने कर क्या रखा है, एक तरीके से पाकिस्तान को अपना बेस बना रखा है, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी पहले ही कोलैप्स्ड है, इनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, पैसा नहीं है, तो ये करते क्या है, वहाँ से फंडिंग उठाते हैं, ठीक है, जैसे कि हम बहुत सारी वेब सीरीज में मूवीज़ में देखते भी हैं, इन्हें फंडिंग मिलती है या तो यूएस सपोर्ट करता है इन्हें, या फिर इन्हें चाइना सपोर्ट करता है, या फिर वेल डेवलप्ड नेशन इन्हें सपोर्ट करता है, और ये उस पैसे को यूज़ करके, ठीक है, हमारी कंट्री में डायरेक्टली अटैक तो कर नहीं सकते, क्योंकि इन्हें पता है फिर तो डायरेक्टली हम भी इन्वॉल्व होंगे, तो ये टेररिज्म जो है ना वो फैलाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बनता है, एक बहुत बड़ी कुछ दिक्कतें बनती हैं सिर्फ किस चीज़ की वजह से, इन डिफरेंसेस की वजह से जो कोल्ड वॉर में क्रिएट हुए थे, ठीक है। तो और इसी में से एक मुद्दा कश्मीर प्रॉब्लम भी है। कश्मीर प्रॉब्लम तो मान लो अब जाके सोल्व हुई है, ठीक है, जब आर्टिकल 370 का मुद्दा ठीक किया गया है, तो वही चीज़ यहाँ पे है। तो कश्मीर को लेके भी क्या थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पहले से चल रही थी कि भाई यहाँ पे अंग्रेज मस्त बिजी थे, और सॉरी अंग्रेज बोल रहा हूँ, पाकिस्तान के, भाई कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, तो वो चीज़ थी। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कश्मीर इशू को। तो इसी में एक पॉइंट आया कश्मीर इशू, तो उसको भी समझने लगे आप। तो अगर हम कश्मीर इशू की बात करें तो भाई मैं सिर्फ कश्मीर इशू पे अगर बात करनी हो तो उस पर हम एक सेपरेट वीडियो में बात कर सकते हैं वैसे तो, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। कैसे कश्मीर इंडिया में मिलाया गया था, कश्मीर का अलग कॉन्स्टिट्यूशन था, अलग फ्लैग था, क्यों उसे कॉन्स्टिट्यूशन में इतनी इंपॉर्टेंस दी गई, क्यों अलग से पावर दी गई, बहुत सी दिक्कतें थी कश्मीर के साथ, ठीक है। और किन हालातों में कश्मीर इंडिया में मिलाया गया था वो अलग ही स्टोरी है, ठीक है। अगर आप मुझे कमेंट करोगे तो हो सकता है मैं इन फ्यूचर इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाने की ट्राई करूँ, ठीक है। तो कश्मीर का मुद्दा ही काफ़ी क्या है, डिफरेंट है। और उस टाइम पे अगर आप लोगों को पता होगा तो सिर्फ अंग्रेज जो है, जो ब्रिटिश है, वो सिर्फ भारत को और पाकिस्तान को अलग करके नहीं गए थे, इस वहम में मत रहना कभी भी, ठीक है। उन्होंने पता है किया क्या था, उन्होंने जितने भी हमारे प्रिंसली स्टेट थे और प्रोविंसेस थे सबको अलग करके चले गए थे कि भाई तुम्हारी मर्जी है, तुम चाहो तो भारत में मिल जाओ, तुम चाहो तो पाकिस्तान से मिल जाओ, ये तुम्हारी चॉइस है, तुम डिसाइड कर सकते हो तुम्हें किसके साथ जाना है, और तुम चाहो तो अपनी इंडिपेंडेंट कंट्री भी क्रिएट कर सकते हो। तो सोचो अगर उस टाइम पे हमारे जो लीडर्स रहे हैं, अच्छे लीडर्स, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, जिनको हम आयरन मैन के नाम से जानते हैं, अगर वो सब ना होते तो शायद आज हमारी कंट्री, हमारा देश भारत बहुत टुकड़ों में बटा होता। तो उन्होंने काफ़ी दिमाग लगा के काफ़ी तरीक़ों से, यानी कि जिसे बोलते हैं ना, हर तरीके आजमा लिए, साम दाम दंड भेद, हर तरीके आजमा लिए, तब जाके हमारे भारत देश को इंटीग्रेट करके रखा हुआ है। तो वही चीज़ यहाँ पे है। तो उसी इशू में से एक इशू जो है ना वो कश्मीर इशू भी था। उस टाइम पे 3 स्टेट मेरे हिसाब से ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा क्या और थे, बाकी भी थे सब, ऐसा नहीं कि सबको इजीली कर लिया गया, पर 3 स्टेट तो ऐसे थे जिनको बहुत मेहनत करके भारत में मिलाया गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं आगे। तो प्रॉब्लम हैड बिगिन इमीडिएटली आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस। तो जैसे ही इंडिया आज़ाद हुआ वैसे ही, ठीक है, प्रॉब्लम्स क्या हो गई, आनी शुरू हो गई। व्हेन पाकिस्तान एडेड ट्राइबल इन्वेजन टुक प्लेस, क्योंकि पाकिस्तान लगातार जो है वो कश्मीर को अपना निशाना बनाता रहा है, क्योंकि एक तो बॉर्डर एरिया में ही पड़ता है, वो अटैक करना भी आसान है, क्योंकि बीच कंट्री में तो अटैक इतने दिन नहीं कर पाओगे ना, पर जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पर अटैक कर सकते हो, उसे अपने साथ मिलाने की कोशिश कर सकते हो। तो वो पाकिस्तान लगातार कोशिश करता रहा है। US did not recognize Pakistan aggression and imposed armed sanction on India। तो US कभी ये चीज़ समझ नहीं पाया पाकिस्तान के गुस्से को, ठीक है, और लगातार जो है आर्म्स वगैरह क्या होंगे मिलते रहे हैं, ठीक है। दिस नेगेटिव एटीट्यूड कंटिन्यू टिल 1971, और जब तक कंटिन्यू हुआ जब तक 1971 की हम बात यहाँ पे नहीं कर लेते, यानी कि 1971 तक यही हालात रहे थे। इट वॉज ओनली आफ्टर साइनिंग ऑफ शिमला एग्रीमेंट, फिर यहाँ पे शिमला एग्रीमेंट हुआ, दैट US रिकॉग्नाइज्ड इंडिया स्टैंड टू सेटल दिस कॉन्फ्लिक्ट। तो US ने यहाँ पे स्टैंड लिया कि हमें जो है ये कॉन्फ्लिक्ट जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में, इसे क्या करना है, रिजोल्व करना है थ्रू बायलैटरल डायलॉग। अब इसके बाद क्या हुआ, ऑल्सो कोइंसाइडेड विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR। अब यहाँ पे एक और दिक्कत हो गई, क्या, USSR डिसइंटीग्रेट हो गया। तो अब यूँ मानो कि इंडिया को इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इसका एक रीज़न क्यों बोलता हूँ, क्योंकि रशिया हमेशा से हमारे क्या रहा है, सपोर्ट में रहा है, ठीक है। तो USSR तो हम सब जानते हैं रशिया इसका पार्ट था, और रशिया के पास ही मैक्सिमम पावर और आर्म्स वगैरह चले गए जब USSR क्या हुआ, डिसइंटीग्रेट हुआ। तो दैट इफेक्टिवली इस्टेब्लिश फ्री मार्केट। तो अब क्या हो गई, पूरी इकोनॉमी में फ्री मार्केट आ गई, जिसमें मैं बता रहा था आपको स्टार्टिंग में कि USA जो है
उसकी आइडियोलॉजी क्या थी कि मार्केट क्या होनी चाहिए, कैपिटलिस्टिक, यानी कि फ्री इकोनॉमी, जहाँ पे हर चीज़ कंज्यूमर और प्रोड्यूसर कंट्रोल कर रहे हैं, गवर्नमेंट की कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन जो यूएसआर थी उसकी आइडियोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट थी। यहाँ पे लोग कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी फॉलो करते थे। तो वही चीज़ यहाँ पे है, फ्री मार्केट एज यूनिवर्सलाइजिंग प्रिंसिपल ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, कि अब धीरे धीरे क्या हो गया कि भाई एक ही प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे, पूरी इकोनॉमी जो है ना वो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी होनी चाहिए। लुकिंग फॉरवर्ड टू बिकम अ हेजेमनी, यूएसए स्टार्टेड टिल्टिंग टुवर्ड्स इंडिया। अब इसके बाद क्या हुआ, जो यूएसए है वो धीरे धीरे वो इंडिया की तरफ क्या हो गया, आना शुरू हो गया, एंड डेवलप्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद इंडिया, और धीरे धीरे कोशिश की कि इंडिया से अच्छे रिलेशन बनने शुरू हो जाए। यानी कि मैं कहता हूँ 1971 के बाद का वो टाइम पीरियड था जब यूएसए धीरे धीरे, और खासकर यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद जो यूएसए है वो हमारे सपोर्ट में आना शुरू हो गया। और ऐसा दिखता भी है 99 शायद है ना, यही एक टाइम पीरियड था। ठीक है, करगिल वॉर के टाइम की बात है ये। करगिल वॉर में जो है ना यूएसए ने सपोर्ट किया था। ठीक है, तो जिस चीज़ से ये क्या होता, दिखती भी है बात और साबित भी होती है। तो ये सब हमें क्या अलग अलग इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं, यानी कि अलग अलग फेजेस हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पे हम इंडिया और यूएस के रिलेशंस के बारे में बात कर सकते हैं। तो अभी तो सिर्फ इतना हुआ है, कश्मीर इशू और भी बहुत सारे जो टॉपिक्स हमने यहाँ पे लिखे हैं उनके बारे में बात करनी है, अलग अलग फेजेस जो है ना वो डिस्कस करनी है कि कब से लेके अब तक जो इतना बड़ा टाइम पीरियड रहा है उसमें हमारे रिलेशन कभी अच्छे रहे हैं, कभी खराब हुए हैं, उन सब के रीजंस को हम डिस्कस करेंगे। तो एक वीडियो मोर बनाऊंगा जहाँ पे हम इंडिया और यूएस के रिलेशन को फिनिश कर देंगे। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, ठीक है, जहाँ पे हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में। तो भाई अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोज़ के लिए, और उन दोस्तों में शेयर भी कर देना जिनका एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है। नोट्स के लिए आप इस नंबर पे 9667836336 में व्हाट्सएप के नोट्स भी ले सकते हैं। फिर भी कोई भी क्वेरी रह गई हो, कोई भी सजेशन हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मैं क्वेरीज को फॉलो करने की और मानने की पूरी कोशिश करूंगा। अब जिसको जो उतारना है वो उतार सकता है।